दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों एनसीईआरटी नोट्स, जो कि ज्योग्राफी का है दोस्तों। ये अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों। ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है दोस्तों, वहाँ जाकर जुड़ जाएं। इसका पीडीएफ आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे। बुक का है दोस्तों भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें एनसीईआरटी पुस्तकों के महत्वपूर्ण तथ्यों को पूरी तरीके से कवरेज किया गया है दोस्तों। और ये कक्षा 6 से लेकर 12 तक के संपूर्ण एनसीईआरटी को कवर करती है दोस्तों। और इसकी खासियत है दोस्तों इस बुक की कि संपूर्ण पाठ्यक्रम और पूर्व परीक्षा का जो प्रश्न है दोस्तों, उसको टॉपिक वाइज जो है कवर किया गया है। लगभग 3000 एमसीक्यू भी जो है इसमें सम्मिलित किया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अध्याय नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना व चट्टानें। अध्याय नंबर 2 में देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी के स्रोतों को अप्राकृतिक एवं प्राकृतिक साधनों में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के अंतरतम की जानकारी के अप्राकृतिक साधनों में घनत्व, दाब, तापमान है, जबकि प्राकृतिक साधनों में ज्वालामुखी उद्गार एवं भूकंप तरंगे प्रमुख है दोस्तों। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी की संरचना एवं उसका संगठन भूगर्भ वैज्ञानिकों एवं भौतिक वैज्ञानिकों के बीच हमेशा विवाद का विषय रहा है दोस्तों। इसकी वास्तविक स्थिति तथा बनावट के विषय में सही अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल अर्थात कठिन कार्य है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग मनुष्य के लिए दृश्य यानी विजिबल नहीं है दोस्तों। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पूर्ण रूप से तो जानकारी अभी तक नहीं मिली है दोस्तों, लेकिन भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ संरचना और उसके संगठन के बारे में जो है अनुमान लगाया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का क्या क्या स्रोत है दोस्तों। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोतों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है दोस्तों अप्राकृतिक और दूसरा है प्राकृतिक स्रोत दोस्तों। यानी नेचुरल रूप से भी जो है प्राकृतिक की पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं दोस्तों, और जो है अननेचुरल के रूप में भी समझ सकते हैं। अप्राकृतिक स्रोत के रूप में देखते हैं दोस्तों कि पृथ्वी की संरचना के विषय में जानकारी के लिए अप्राकृतिक स्रोत क्या क्या है। तो पहला है दोस्तों घनत्व। पृथ्वी के भूपटल का अधिकांश भाग अवसादी चट्टानों का बना है दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों चट्टान क्या होती है। तो पृथ्वी का जो अधिकांश भूपटल है दोस्तों, वो भूपर्पटी किसका बना है दोस्तों, अवसादी चट्टानों का, और जिसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और इसके नीचे आग्नेय चट्टानें हैं जिनका घनत्व 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू से लेकर 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू के लगभग होता है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व जो होता है वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है दोस्तों। और घनत्व के अधिक होने का संभावित कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग को भारी पदार्थों जैसे लोहा हो गया दोस्तों, और जो है निकेल का बना हुआ माना जाता है। यानी पृथ्वी का जो घनत्व अधिक है दोस्तों, इसको किसके वजह से माना जाता है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है दोस्तों वो लोहा और निकेल से बना हुआ है। और मुख्य रूप से जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों, उसके भूपटल पर जो है अवसादी चट्टान है दोस्तों, उसके नीचे आग्नेय चट्टान मिलती है दोस्तों। तो घनत्व धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है क्षेत्र है। आगे देखते हैं दोस्तों दबाव। तो दबाव प्रेशर के रूप में देखते हैं। तो पृथ्वी के अंतरतम के अधिक घनत्व के लिए अंदर की ओर जाने पर बढ़ते हुए दबाव को उत्तरदायी माना जाता है, लेकिन आधुनिक प्रयोगों से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक चट्टान की एक सीमा होती है जिससे अधिक उसका घनत्व नहीं हो सकता, चाहे दबाव कितना भी अधिक क्यों ना कर दिया जाए। यानी दबाव के रूप में अगर देखा जाए दोस्तों, तो माना जाता है कि अधिक जो घनत्व है दोस्तों पृथ्वी का, वो दबाव यानी प्रेशर की वजह से है दोस्तों। लेकिन कुछ जो अभी नए अध्ययन हुए दोस्तों, उसके अनुसार कहा जा सकता है दोस्तों कि जो है चट्टानों की एक सीमा है दोस्तों जिससे उसका अधिक घनत्व नहीं हो सकता, तो दबाव का जो है कोई असर नहीं होता है। अतः ही स्पष्ट है कि अंतरतम का अधिक घनत्व दबाव के कारण नहीं है, अपितु वह अधिक घनत्व वाले धातुओं से निर्मित है। यानी इसके ऊपरी भाग कम घनत्व वाले रवेदार चट्टानों से बने हैं। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की गहराई तक दबाव स्थल की अपेक्षा 13,000 गुना अधिक
होता है दोस्तों। यानी पृथ्वी की सतह से अगर जैसे हम 50 किलोमीटर गहराई तक जाते हैं दोस्तों, तो दबाव की स्थिति जो है दोस्तों भूपर्पट्टी की अपेक्षा 13,000 गुना अधिक हो जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं तापमान के बारे में। पृथ्वी की बाह्य सतह से नीचे गहराई में जाने पर तापमान में औसतन 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, लेकिन गहराई के साथ साथ तापमान में वृद्धि की दर धीमी हो जाती है। इसका कारण रेडियो सक्रिय पदार्थों का केवल पृथ्वी के ऊपरी परतों में ही संकेंद्रण होना है दोस्तों। तो जैसे जैसे पृथ्वी से नीचे जाते हैं दोस्तों, 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं दोस्तों, तो 32 मीटर गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है दोस्तों। लेकिन अधिक गहराई पर जब जाते हैं दोस्तों, तो ये जो तापमान है दोस्तों धीरे धीरे जो है धीमी हो जाती है दोस्तों। और ऐसा क्यों होता है? तो सक्रिय जो है रेडियो सक्रिय तत्व जो है वो पृथ्वी के केवल ऊपरी परतों में ही है दोस्तों, इसलिए ऐसा होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि 32 मीटर की गहराई पर जाने पर कितना पृथ्वी का ना टेम्परेचर बढ़ जाता है दोस्तों, तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। यह उल्लेखनीय है कि अत्यधिक ताप के बावजूद पृथ्वी का क्रोड पूर्णतः पिघली अवस्था में नहीं है, बल्कि ऊपरी परत के दबाव के कारण ठोस या अर्ध तरल अवस्था में है। अंदर जाते हैं दोस्तों पृथ्वी के, तो स्वाभाविक सी बात है कि पृथ्वी का अंदर वाला भाग जो है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं दोस्तों, तो 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर जो है वो वृद्धि होती चली जाती है। तो जब कि पृथ्वी जो है लगभग 6400 किलोमीटर के रेंज में है दोस्तों इसका गहराई, तो इतनी गहराई पर जाने के बाद जो है उसके अंदर का जो भाग है दोस्तों वो पूर्ण रूप से जो है द्रव अवस्था में हो जाना चाहिए, लेकिन जो है वो द्रव अवस्था में नहीं है मुख्य रूप से, जबकि जो है वो ठोस और अर्ध तरल अवस्था में है दोस्तों। इसके अंतर्गत ज्वालामुखी उद्गार एवं भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों का प्रयोग पृथ्वी की संरचना को समझने के लिए किया जाता है। तो प्राकृतिक स्रोत के रूप में किस रूप में जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी ले सकते हैं दोस्तों, तो या तो ज्वालामुखी द्वारा या तो भूकंप के द्वारा जो है प्राकृतिक स्रोत के बारे में जान सकते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के बारे में देखते हैं। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय बड़ी मात्रा में लावा पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकलता है। अधिकांश ज्वालामुखियों का स्रोत 40 से लेकर 50 किलोमीटर की गहराई पर है। अतः ज्वालामुखी उद्गार से निकले मैग्मा से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगता है दोस्तों। तो ज्वालामुखी उद्गार क्या है दोस्तों? तो ज्वालामुखी उद्भेदन के समय बड़ी मात्रा में लावा पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकलता है और अधिकांश ज्वालामुखियों का स्रोत 40 से 50 किलोमीटर की ही गहराई पर होता है दोस्तों। और जो ज्वालामुखी उद्गार से निकला जो मैग्मा होता है दोस्तों वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देता है। तो इस रूप में जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के लिए जो है ज्वालामुखी जो है उपयोगी है। भूकंपीय तरंगों के बारे में देखते हैं दोस्तों। भूकंपीय जो तरंगे हैं मुख्यतः दो प्रकार की तो होती है दोस्तों। भूगर्भिक तरंगे पी व एस तरंगे होती है दोस्तों, और धरातलीय तरंगे जो होती है वो एल तरंगे होते हैं। यानी पी एस तरंगे और एल तरंगे दो प्रकार की होती है दोस्तों। भूगर्भिक तरंगे यानी बॉडी वेव जो है दोस्तों वो भूकंप के उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान उत्पन्न होती है और पृथ्वी के आंतरिक भागों से भी सभी दिशाओं में प्रसारित होती है। इन भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नवीन तरंगे उत्पन्न होती है, जो धरातलीय तरंगे यानी सरफेस वेव कही जाती है। इन तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। तो भूकंपीय तरंगे मुख्य रूप से कितने प्रकार की दोस्तों? तो दो प्रकार की है। एक तो पी व एस तरंगे दोस्तों और दूसरा जो है वो एल तरंगे हैं। तो पी और एस तरंगों को जो है भूगर्भिक तरंग कहा जाता है दोस्तों, जबकि एल तरंगों को धरातलीय तरंग कहा जाता है दोस्तों। और भूकंप का जो उद्गम केंद्र होता है दोस्तों वहां से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग के सभी दिशाओं में जो है तरंगे फैलना चालू हो जाती है दोस्तों। इस तरीके से फैलती चली जाती है। और इन भूगर्भिक तरंगों के धरातलीय शैल से जो है बहुत तरीके के अन्योन्य क्रिया होती है दोस्तों, जिसके वजह से तरंगे उत्पन्न होती है। और यही तरंग जो है दोस्तों धरातलीय तरंग कहलाती है। ये जो धरातल पर जो तरंगे उत्पन्न होती है दोस्तों इसे धरातलीय तरंगे कहते हैं और ये एल तरंगे होती है। आगे देखते हैं दोस्तों पृथ्वी का रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतों के बारे में देखते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को एडवर्ड स्वेस ने रासायनिक संगठन के आधार पर कुछ प्रकार में बांटा है दोस्तों। पहला है दोस्तों सियाल।
तो सियाल में क्या है दोस्तों, अवसादी चट्टानों के नीचे सियाल परत पाई जाती है जिसकी रचना सिलिका तथा एल्युमिनियम से हुई है। इसके कारण इसे सियाल कहा जाता है और इसकी औसत गहराई लगभग 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक मानी जाती है दोस्तों, और लगभग घनत्व 2.75 से लेकर 2.90 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। यह अम्लीय प्रकृति की होती है। यह ग्रेनाइट शैली से बनी है और महाद्वीपों का निर्माण सियाल से ही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इसमें याद रखना है दोस्तों कि सियाल क्या है दोस्तों, तो सियाल मुख्य रूप से सिलिकॉन और एल्युमिनियम की उपस्थिति के कारण इस परत को सियाल कहा जाता है दोस्तों। किसकी किसकी उपस्थिति के कारण, तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम की उपस्थिति के कारण दोस्तों इसे कहा जाता है। और इसका रेंज कितना है गहराई दोस्तों, तो 50 से लेकर 300 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। और ये कैसी प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सियाल कैसी प्रकृति का है, तो अम्लीय प्रकृति का, और ये ग्रेनाइट शैलों से जो है मिलकर बना होता है। और महाद्वीपों का जो निर्माण मुख्य रूप से हुआ है दोस्तों, वो सियाल से ही हुआ है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों सीमा। सियाल के नीचे सीमा परत होती है जो सिलिका व मैग्नीशियम से बना होता है। तो सीमा किससे बना है दोस्तों, तो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर सीमा बना है दोस्तों। और यह 1000 से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है और इसका घनत्व जो है लगभग 2.90 से लेकर 4.75 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यह परत बेसाल्ट शैलों की है दोस्तों और इसमें क्षारीय अंश की प्रधानता होती है। यहाँ मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहे के सिलिकेट मिलते हैं। तो हम लोगों ने सियाल में क्या देखा था दोस्तों, वो अम्लीय प्रकृति की थी और सीमा जो है वो क्षारीय प्रकृति की है। और ये किससे किससे मिलकर बना है दोस्तों, तो ये सिलिका और जो है मैग्नीशियम से मिलकर सीमा जो है बना हुआ है दोस्तों। और ये सियाल के नीचे वाला भाग होता है और इसका रेंज 1000 से लेकर 2900 किलोमीटर तक मानी जाती है दोस्तों। और इसमें मुख्य रूप से जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और लोहे के सिलिकेट वगैरह पाए जाते हैं। और नीफे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है नीफे। तो सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत नीफे पाई जाती है जिसमें निकेल तथा लोहे की प्रधानता होती है। 2900 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी के केंद्र तक विस्तृत इसका घनत्व 11 से लेकर 12 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक होती है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में लोहे की उपस्थिति पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति को प्रमाणित करती है। तो नीफे जो है दोस्तों ये सबसे अंदर वाले पार्ट में रहता है। जैसे मान सकते हैं दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, ये पृथ्वी का बीच वाला भाग के इस तरीके से हमारी पृथ्वी है दोस्तों। तो ये ऊपरी परत जो है दोस्तों ये सियाल है दोस्तों और ये जो बीच वाला परत है दोस्तों ये सीमा है दोस्तों। और जो पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत है दोस्तों ये नीफे है दोस्तों। और ये नीफे जो है दोस्तों निकेल और लोहे से रिलेटेड है दोस्तों, मिलकर बना हुआ है दोस्तों। सियाल जो है दोस्तों वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ है दोस्तों। और सीमा जो बना हुआ है दोस्तों वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। इस तरीके से याद रखना है दोस्तों। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है दोस्तों। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत में सियाल है, मिडिल में सीमा है दोस्तों और नीचे जो है ये नीफे है यानी निकेल और लोहे से बना हुआ है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, भौतिक दशा के आधार पर पृथ्वी के विभिन्न परतों के बारे में देखते हैं। तो भौतिक दशा के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। पहला है दोस्तों भूपर्पटी। भूपर्पटी यानी क्रस्ट की गहराई 0 से 30 किलोमीटर तक मानी जाती है दोस्तों। यानी हमारी पृथ्वी के 0 से लेकर 30 किलोमीटर का जो रेंज होता है दोस्तों उसे भूपर्पटी के अंतर्गत माना जाता है। परंतु महाद्वीपीय भागों के नीचे यह अधिक गहराई तक पाई जाती है। महाद्वीपीय क्रस्ट का घनत्व जो होता है वो 2.67 है जो मुख्यतः ग्रेनाइट एवं एंडेसाइट चट्टानों का बना होता है दोस्तों। महासागरीय क्रस्ट का औसत घनत्व 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है जो बेसाल्ट एवं गैब्रो का बना हुआ है। अब भूपर्पटी का मुख्य खनिज फेल्सफार तथा प्रमुख तत्वों में ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम एवं लोहा है दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें याद करने वाला कि भूपर्पटी की गहराई 0 से 30 किलोमीटर का है दोस्तों और ये महाद्वीपीय भागों
के नीचे यह अधिक गहराई में पाया जाता है दोस्तों महाद्वीपीय, जबकि महासागरीय भागों में ये कम गहराई में पाया जाएगा दोस्तों। और इसका जो घनत्व होता है 2.67 होता है दोस्तों। और ये मुख्य रूप से जो है ग्रेनाइट तथा एंडेसाइट चट्टान का बना हुआ है दोस्तों। और जो है क्रस्ट का घनत्व जो है महासागरीय स्थिति में जो है 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। और उसके अंदर जो महासागरीय क्रस्ट है दोस्तों वो बेसाल्ट और गेवरो का बना होता है दोस्तों, जबकि महाद्वीपीय जो बना हुआ है दोस्तों वो ग्रेनाइट और एंडेसाइट का बना हुआ है। और मुख्य खनिज अगर भूप्रपट्टी पर देखा जाए दोस्तों तो खनिजों के फेल्डस्पार तथा प्रमुख तत्व में जैसे ऑक्सीजन दोस्तों, सिलिका और एल्युमिनियम और लोहा प्रचुर मात्रा में भूप्रपट्टी में पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मेंटल के बारे में देखते हैं दोस्तों। भूप्रपट्टी के नीचे मेंटल पाया जाता है, यानी जिस तरीके से भूप्रपट्टी 0 से 30 किलोमीटर हो गया दोस्तों, उसके बाद जो पाया जाता है दोस्तों वो मेंटल पाया जाता है, जिसकी गहराई 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक मानी जाती है दोस्तों। यानी 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर का जो क्षेत्र है दोस्तों पृथ्वी का, वो मेंटल के नाम से जाना जाता है। ऊपरी मेंटल 30 से लेकर 700 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी ऊपर का जो मेंटल है, मेंटल को भी 2 भाग में बांट दिया गया है दोस्तों, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल दोस्तों। तो ऊपरी मेंटल जो है दोस्तों वो 30 से लेकर 700 है दोस्तों। और इसका जो घनत्व है वो 4.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है दोस्तों, जबकि तापमान लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस तक होता है दोस्तों। और यह पेरिडोडाइट चट्टान का बना होता है। यानी मेंटल का जो पहला भाग है दोस्तों, यानी ऊपरी मेंटल जो है वो किसका बना है दोस्तों, पेरिडोडाइट चट्टान का बना हुआ है। और इसकी सीमा 30 से लेकर 700 किलोमीटर के रेंज में होती है, जबकि निचली मेंटल मुख्य रूप से ओलोवाइन चट्टान का बना हुआ है दोस्तों। और इसकी गहराई 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक होता है। और इसका जो घनत्व होता है दोस्तों वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और इसका तापमान जो है 3300 डिग्री सेल्सियस तक होता है दोस्तों। और आगे देखते हैं दोस्तों, पाया जाता है पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग इसमें व्याप्त है। यानी जो निचली मेंटल है दोस्तों, इसमें जो है पृथ्वी के आयतन का लगभग 83% और द्रव्यमान का लगभग 67% भाग जो है इसी में मिलता है दोस्तों। ये दोस्तों क्रस्ट भाग हो गया दोस्तों, जो कि 0 से 30 किलोमीटर के रेंज में है दोस्तों। उसके बाद 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक दोस्तों यहाँ तक जो है वो मेंटल का भाग है दोस्तों। और ये मेंटल जो स्थिति है दोस्तों, ये 30 से लेकर 700 किलोमीटर वाला जो रेंज है दोस्तों, ये ऊपरी मेंटल कहलाता है दोस्तों। और ये जो है ना 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक है दोस्तों, इसे निचली मेंटल कहते हैं दोस्तों। और आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो भाग है दोस्तों ये क्रोड है दोस्तों। ऊपर क्रस्ट हो गया दोस्तों, फिर मेंटल हो गया, और नीचे वाला भाग जो है क्रोड रहता है दोस्तों। तो क्रोड भी फिर 2 भागों में बांटा हुआ है दोस्तों। पहला है बाह्य क्रोड और दूसरा जो है वो आंतरिक क्रोड है दोस्तों। तो बाह्य क्रोड का जो सीमा है दोस्तों वो 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर तक है दोस्तों, जबकि आंतरिक क्रोड जो है वो 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर तक है दोस्तों। और विभिन्न ये जो है घनत्व के बारे में दिया हुआ है दोस्तों। जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में जाते हैं दोस्तों, वैसे वैसे पृथ्वी का घनत्व जो है बढ़ता चला जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों क्रोड के बारे में। क्रोड पृथ्वी का अंतरम भाग है, यानी सबसे लास्ट वाला भाग है दोस्तों, अंदर वाला भाग। इसको भी 2 भागों में बांटा गया दोस्तों। पहला है बाह्य और दूसरा है आंतरिक क्रोड। यानी बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के रूप में बांटा गया है। बाह्य क्रोड कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, तो 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक फैला है। और इसका घनत्व 10 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तथा तापमान लगभग 4300 डिग्री सेल्सियस तक होता है दोस्तों। यह अर्ध तरल अवस्था में है पाया जाता है। और इसका 17% भाग जो है वो सिलिका का बना है दोस्तों, और शेष नीफे से बना है। यानी नीफे से बना हुआ है दोस्तों, यानी निकेल और फेरस ऑक्साइड यानी लोहे से बना हुआ है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादक है। यानी पृथ्वी का जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों, उसकी उत्पादकता किसके द्वारा है दोस्तों, तो क्रोड के द्वारा इसकी उत्पादकता है।
आंतरिक क्रोड 51-50 किलोमीटर से लेकर 63-71 किलोमीटर तक पाया जाता है। ये ठोस अवस्था में है और इसका 99% भाग जो है वो नीफे से बना हुआ है दोस्तों। नीफे मतलब निकेल और लोहे से बना हुआ है। इसका घनत्व लगभग 31.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और तापमान जो होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है दोस्तों। और इसे बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। यानी इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, दूसरा नाम क्या है, बेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है क्रोड वाले भाग को दोस्तों। और इसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों असंबद्धता रेखा। असंबद्धता रेखा क्या होती है दोस्तों, कि असंबद्धता क्या होती है, घनत्व जो है, घनत्व का जो अंतर होता है दोस्तों उसे ही असंबद्धता यानी डिसकंटिन्यूटी लाइन कहा जाता है। यानी हम लोगों ने देखा दोस्तों जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो घनत्व का मान जो है बढ़ता चला जाता है। तो जिस रेंज में बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों उसे ही असंबद्धता रेखा के रूप में जानते हैं दोस्तों। लेकिन विभिन्न विद्वानों के द्वारा, विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा जो है इसके बारे में बताया गया है, इसलिए विभिन्न वैज्ञानिकों के नाम पर ही जो है इस क्षेत्र का नाम रखा गया है। तो भूकंपीय तरंग विभिन्न घनत्व वाले चट्टानों एवं परावर्तित भौतिक अवस्था के आधार पर अपनी दिशा एवं तीव्रता में परिवर्तन दर्शाती है दोस्तों। जिस संक्रमण क्षेत्र में यह अचानक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है उसे ही असंबद्धता कहते हैं, कोनार्ड असंबद्धता। तो कोनार्ड असंबद्धता का जो रेंज है दोस्तों वो 5 से 10 किलोमीटर है दोस्तों। और ये जो होता है दोस्तों मुख्य रूप से ऊपरी क्रस्ट जो भाग है और निचले क्रस्ट के बीच की सीमा को जो है कोनार्ड सभ्यता कहते हैं। तो कोनार्ड सभ्यता क्या है दोस्तों, ऊपरी क्रस्ट वाला भाग, और निचले क्रस्ट वाले भाग को ही कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। और मोहरोविसिस असंबद्धता क्या है दोस्तों, ये लगभग 30 किलोमीटर के रेंज में है दोस्तों, जो कि क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र है। यानी क्रस्ट यानी दोस्तों ये ऊपर वाला भाग हो गया दोस्तों, और इसके बाद वाला भाग जो होता है वो मेंटल होता है दोस्तों। तो इसी और नीचे वाला जो भाग होता है दोस्तों ये क्रोड कहलाता है। नीचे वाला भाग आपका क्रोड हो गया दोस्तों, बीच वाला भाग जो हो गया मेटल हो गया दोस्तों, और ऊपर वाला क्रस्ट हो गया या भूपर्पटी भी कह सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों रेपिटी असंबद्धता। ये 700 किलोमीटर के रेंज तक होता है दोस्तों, और ये ऊपरी तथा निचली मेटल के बीच का सीमा क्षेत्र है दोस्तों। ये ऊपरी और निचली मेटल के बीच का सीमा क्षेत्र होता है। और गुटेनबर्ग विषाक्त असंबद्धता लगभग 2900 किलोमीटर का होता है दोस्तों। ये निचली मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के बीच की सीमा क्षेत्र है। और लेहमान असंबद्धता जो होता है दोस्तों ये 5150 किलोमीटर के रेंज में होता है। ये बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के बीच की सीमा क्षेत्र में है। महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। तो महाद्वीप एवं महासागर पृथ्वी पर प्रथम क्रम के भू आकृतिक लक्षण है। पृथ्वी के धरातल का 70.8% भाग पर जल और 29.2% भाग पर स्थल है। यानी पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल देखा जाए दोस्तों तो 70.8% भाग पर सिर्फ जल मिलता है दोस्तों, जबकि 29.2% भाग पर जो है स्थल यानी भूमि मिलती है। महाद्वीपों एवं महासागरों की वर्तमान स्थिति परिवर्तनशील रही है। इस संबंध में वैज्ञानिकों ने विभिन्न संकल्पनाओं एवं प्रमाण दिए हैं। पहला देखते हैं दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में। सर्वप्रथम महाद्वीपीय द्वीपों के प्रवाह की बात वर्ष 1908 ईस्वी में बी टेलर ने की थी, परंतु इसे सिद्धांत रूप देने का श्रेय जो है अल्फ्रेड वेगनर को दिया जाता है दोस्तों। 1912 में इन्होंने दिया था। इन्होंने महाद्वीपों व महासागरों की स्थिरता संबंधित परिकल्पना को गलत सिद्ध करते हुए प्रवाह के संबंध में प्रमाण दिया। वेगनर ने विश्व के विभिन्न भागों में हुए जलवायु परिवर्तन को महाद्वीपीय विस्थापन द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया दोस्तों। और महाद्वीपीय विस्थापन एवं जलवायु परिवर्तनों ने जीवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमानी विस्तार एवं निवर्तन की अवस्थाएं क्रम से होती रही दोस्तों, जो एक चक्र की भांति थी। कार्बोनिफेरस युग में संसार के सभी महादेश आपस में जुड़े हुए थे एवं एक महान स्थलखंड पैंजिया के रूप में विद्यमान थे। पैंजिया के चारों ओर एक विशाल सागर था जिसे वेगनर ने पैंथेलासा कहा है दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका मिलकर इस स्थलखंड के दक्षिणी भाग में थे दोस्तों, जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है दोस्तों।
तो इस रूप में जो है वेगनर ने अपने सिद्धांत दिया है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया इस स्थल खंड के ऊपरी भाग में थे, जिसे अंगारा लैंड कहा गया दोस्तों, और यह या लॉरेशिया कहा जाता था। इन दोनों खंडों के बीच टेथिस सागर था दोस्तों स्थित था। वेगनर ने यह भी माना कि उस समय दक्षिणी ध्रुव दक्षिण अफ्रीका से डरबन के पास एवं उत्तरी ध्रुव प्रशांत महासागर में स्थित था दोस्तों। कार्बोनिफेरस युग से पैंजिया का विखंडन हुआ एवं वर्तमान में महाद्वीपों का यह स्वरूप इसी विखंडन का परिणाम है। वेगनर के अनुसार सीमा के ऊपर तैरते हुए पैंजिया का विखंडन एवं प्रवाह मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण शक्तियों की असमानता का परिणाम था। उनके अनुसार महाद्वीपों का प्रवाह दो दिशाओं में हुआ, एक भूमध्य रेखा की ओर, जो कि उस समय वर्तमान अल्पाइन पर्वतों के क्षेत्र से होकर गुजरती थी, और दूसरा जो है पश्चिम की ओर, जो कि विषुवत रेखा और प्रवाह के कारण विषुवत रेखीय भाग से होकर गुजरती थी। तो महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में जो वेगनर ने कहा था दोस्तों, सबसे पहले बी टेलर ने जो है इसके बारे में बात की थी दोस्तों, लेकिन जो प्रमुख रूप से इसके बारे में सिद्धांत दिया वो अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया। इनका क्या कहना था दोस्तों, जो हमारी पूरी पृथ्वी है दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के इस भाग वाले क्षेत्र में जो है सिर्फ भूमि थी दोस्तों, और ये पूरा जो क्षेत्र था दोस्तों इसमें जल था, और ये पूरे वाले भाग जिसमें जल था दोस्तों, इस जल वाले भाग को पैंथेलासा नाम दिया उन्होंने। ये पूरे जल वाले भाग को पैंथेलासा नाम दिया, जबकि ये नीचे वाला भाग जो कि स्थल भाग था दोस्तों, इसे उन्होंने पेंजिया लैंड नाम दिया। क्या नाम दिया दोस्तों? पेंजिया दिया। और बाद में इन्होंने कहा कि ये पेंजिया लैंड जो है फिर दो भागों में विभक्त हो गई इस रूप में। ये आधा भाग जो है दोस्तों ऊपर और आधा भाग नीचे, और ये जो बीच वाला भाग है दोस्तों, ये जो है हमारा जो है टेथिस सागर के रूप में विस्तृत हो गया। और ऊपर वाले भाग को उन्होंने जो है अंगारा लैंड की संज्ञा दी दोस्तों, और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड की संज्ञा उन्होंने दी दोस्तों। यही जो है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर के अनुसार था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रवाह का कारण सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल को माना गया है। यूरेशिया, अफ्रीका एवं प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने एवं एक दूसरे के समीप होने से अल्पाइन एवं हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार एंडीज एवं रॉकी पर्वत श्रृंखलाओं का भी निर्माण हुआ है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारों के समुद्र तल की चट्टानों की रुकावट के कारण मुड़ जाने से हुआ है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रवाह संबंधी बल क्या है दोस्तों। तो वेगनर के अनुसार पैंजिया के विभाजन के बाद दो दिशाओं में स्थल भागों का प्रवाह हुआ। पहला है दोस्तों गुरुत्वीय बल के कारण। तो गुरुत्वीय बल तथा प्लवनशीलता यानी फ्लोटेशन के कारण भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह हुआ। सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल टाइडल फोर्स के कारण जो है पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ। यानी प्रवाह संबंधी विवाद के बारे में इन्होंने कहा दोस्तों कि जो हमारा गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड था दोस्तों, यानी इस तरीके से जो भाग बटा हुआ था दोस्तों, ये ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड है दोस्तों। ये जो ऊपर वाला भाग था दोस्तों, ये गुरुत्वीय बल के कारण जो है भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह किया दोस्तों, जबकि ज्वारीय बल के कारण सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण जो है पश्चिम की ओर प्रवाह किया। यानी ये पूरा भाग जो है उत्तर और पश्चिम की तरफ जो है घूमता हुआ चला गया, और ये पूरा भाग जो है अभी जो हम लोग विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ देख सकते हैं दोस्तों। महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाण भी उन्होंने बताए। ऐसा अनेक प्रमाण है जो पैंजिया के अस्तित्व के संकेत देते हैं, और इसका कुछ प्रमाण देख सकते हैं दोस्तों। तो महाद्वीपों में साम्य, यानी वेगनर ने विश्व के मानचित्रों के द्वारा सभी महाद्वीपों को एक दूसरे से समायोजित दर्शाया है। अटलांटिक सागर के तटों की पूरकता इसका प्रमाण है दोस्तों। अटलांटिक महासागर के दोनों तट अर्थात अफ्रीका का पश्चिमी तट एवं दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट तथा उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट को ठीक उसी प्रकार मिलाया जा सकता है जिस प्रकार एक वस्तु के दो टुकड़े करके पुनः उन्हें मिलाया जा सकता है। इस संयोजन को जिगसॉ फिट कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जिगसॉ फिट जो है संयोजन के बारे में किसने बताया दोस्तों? तो वेगनर नाम के वैज्ञानिक ने दिया इस जिगसॉ फिट के
सिस्टम को किसके द्वारा बताया गया दोस्तों? तो वेगनर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया। इन्होंने जो है महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाण के लिए बताया कि हमारा जो जितना भी भू-स्थल भाग है दोस्तों, वो कहीं न कहीं जो है एक दूसरे से मिलता व जुलता है। जिस तरीके से ये अगर दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र है दोस्तों, यानी अफ्रीका महादेश है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर मेडागास्कर है दोस्तों, और ये जो है हमारा प्यारा भारत है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है ये कहीं न कहीं इधर सऊदी वाला भाग है दोस्तों। तो ये सारे चीज़ को अगर मिलाया जाए दोस्तों, ये सारे भूखंड को, तो ये एक ही भूखंड का भाग जो है टूटा-टूटा हुआ दिखता है। इससे प्रमाणित होता है कि महाद्वीपीय विस्थापन का जो स्वरूप है वेगनर ने दिया है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, भूवैज्ञानिक अनुरूपता के बारे में बताया। अफ्रीका के घाना तट पर नदी जलोढ़ में स्वर्ण निक्षेपों को पाया जाना तथा उसी क्षेत्र में इन निक्षेपों के उद्गम शैली का अनुपस्थित एक महत्वपूर्ण तथ्य है। 5000 किलोमीटर चौड़े महासागर के पार दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के बेलेन साओ में स्वर्ण युक्त सिराओं वाले शैल मिलते हैं, लेकिन निकटवर्तीय तटीय पट्टी के जलोढ़ में सोने के निक्षेप नहीं है। यानी इन्होंने बताया दोस्तों कि ये अगर एक बड़ा क्षेत्र है भूखंड दोस्तों, तो यही भूखंड जो है बीच से टूट गया दोस्तों, और ये 2 भागों में विभक्त हो गया। लेकिन यहाँ पर की जो खनिज व्यवस्था है वही जो है यहाँ पर की खनिज व्यवस्था भी देखने को मिलती है, जबकि इन दोनों के बीच जो है विशाल महासागर स्थित है। तो इस रूप में ये दर्शाया जा सकता है दोस्तों कि किसी प्राचीन समय में ये दोनों भू-स्थल जो है एक दूसरे के संपर्क में थे, यानी सटे हुए थे। ये बाद में जाकर एक दूसरे से अलग हुए हैं। इन्होंने इसके बारे में बताया। अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका का एक साथ मिलने से विलक्षण प्रभावशाली हल उभर कर सामने आता है। ब्राजील के सोना युक्त अवसाद ढाल के नीचे प्रवाहित करके लाया गया और एक पट्टी में जमा किया गया। यही पट्टी आज घाना तट है, अर्थात दोनों के तटीय भाग में काफी अधिक समानता देखने को मिलती है दोस्तों। ये वैगनर ने प्रमाणित किया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पूरा जलवायवीय एकरूपता। तो कार्बोनिफेरस काल के मोटे हिमानी निक्षेप उरुग्वे, ब्राजील यानी दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र दोस्तों, और अफ्रीका जिसमें दक्षिण भारत और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया में अनावृत धरातल पर दिखाई देता है दोस्तों। इन अवसादों की प्राकृतिक रूप में एक रूपता यह सिद्ध करती है कि भूवैज्ञानिक अतीत में ये समस्त महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे दोस्तों। तो इस रूप में उन्होंने वेगनर ने अपने थ्योरी को प्रूव किया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, जीवाश्म अवशेष के बारे में भी बताया उन्होंने कि कुछ जीवाश्म भी यह बताते हैं कि समस्त महाद्वीप कभी परस्पर जुड़े हुए थे। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए दोस्तों, तो ग्लोसेप्टेरिस नामक पौधा तथा मेसोसोरस एवं लिस्ट्रोसोरस नामक जंतुओं के जीवाश्म गोंडवाना लैंड के सभी महाद्वीपों में मिलते हैं, जबकि आज ये महाद्वीप एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों कि जो पृथ्वी का भाग था दोस्तों, स्थल वाला भाग, ये अगर इस रूप में देखा जाए तो इस 2 भागों में बट गया था दोस्तों। ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला जो था दोस्तों गोंडवाना लैंड, अब बीच में जो था वो टेथिस सागर था दोस्तों। तो ये गोंडवाना वाला लैंड वाले क्षेत्र में देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ की जो वनस्पति है दोस्तों, जबकि ये अलग अलग टूटकर विभिन्न देशों में विभक्त हो गया दोस्तों, लेकिन इसकी जो वनस्पति और जो है सिस्टम मिलती है दोस्तों, वो जीवाश्म मिलती है, वो एक रूप में ही मिलती है। तो जीवाश्म अवशेष से भी पता चलता है दोस्तों कि किसी काल में जो है ये पूरे भूखंड एक साथ ही संयुक्त रूप से जुड़े हुए थे। इसी प्रकार परवाल 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य कोष्ण जल में पनपता है। इस क्षेत्र से बाहर के महाद्वीपों पर परवालों का पाया जाना इस बात का प्रबल प्रमाण है कि प्राचीन भूवैज्ञानिक काल में ये महाद्वीप विषुवत रेखा के निकट थे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सागरीय नितल प्रसरण के बारे में। चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हैरी हैस ने वर्ष 1961 में इस सागरीय नितल प्रसरण यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग की संकल्पना को प्रस्तुत किया। इनके अनुसार क्या था कि महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपट्टी में विभेदन होता है और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपट्टी के दोनों ओर धकेलता रहता है और इस प्रकार सागरीय नितल का विस्तार होता रहता है दोस्तों। और यही ज्वालामुखी उद्वार से नवीन महासागरीय परपट्टी का निर्माण हो रहा है, तो महासागरीय गर्तों के सहारे इसका विनाश भी हो रहा
है, यानी सागरीय नितल प्रसरण के बारे में इन्होंने प्रॉपर बताया है दोस्तों, हैरी हैस ने। कब? 1961 ईस्वी में। आगे देखते हैं दोस्तों, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के बारे में देखते हैं। सागरीय तल विस्तार की अवधारणा के पश्चात महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर रुचि प्रारंभ हो गई। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन मैकेंजे, पार्कर तथा मोर्गन ने वर्ष 1967 में दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन के द्वारा वर्ष 1967 में किया गया। प्लेट ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का एक खंड है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। यह प्लेट स्टेनोस्फीयर की सतह पर गतिशील रहती है। स्टेनोस्फीयर अर्ध पिघली सेमी मेल्टेन अवस्था वाली परत होती है दोस्तों। प्लेट के सापेक्ष संचलन के आधार पर तीन विभिन्न प्रकार की प्लेट सीमाएं या सीमांत क्षेत्रों की रचना होती है दोस्तों। पहला है दोस्तों अपसारी सीमा, यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री में दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है। मध्य अटलांटिक कटक, जहां अमेरिकी प्लेटें यानी उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका प्लेटें तथा यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही है, वहीं जो है अपसारी सीमा का प्रमुख उदाहरण रूप में देखा जा सकता है दोस्तों। दूसरा है अभिसरण सीमा। इसमें दो प्लेटें एक दूसरे की ओर अभिसरित होती है, जिससे अधिक घनत्व की प्लेटें कम घनत्व की प्लेटों के नीचे धंस जाती है और अभिसरण प्लेटों के किनारे भूकंप, ज्वालामुखी की प्रक्रिया महाद्वीपीय एवं महासागरीय क्षेत्र में होती रहती है। तीसरा है दोस्तों रूपांतर सीमा, यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहां ना तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और ना ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है। उन्हें रूपांतरण सीमा कहते हैं। इसका कारण प्लेटों का एक दूसरे के साथ क्षैतिज स्थानांतरण होता है। तो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत क्या है दोस्तों, जैसे हमारी पृथ्वी इस तीन लेयर में बटी हुई है दोस्तों, तो हमारी पृथ्वी का जो ये रेंज है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अलग अलग घनत्व के कारण जो है अलग अलग क्षेत्र के रूप में बटी हुई है दोस्तों। तो ये सियाल है दोस्तों, ये सीमा है दोस्तों, और ये नीफा है दोस्तों। तो इन तमाम क्षेत्रों में जो है हर का घनत्व अलग अलग है। तो इस रूप में जो है इस भाग में जो है प्लेट के रूप में जो है क्षेत्र बटे हुए हैं दोस्तों। तो ये जो है एक दूसरे से प्लेट टकराती है दोस्तों, जिसकी वजह से जो है भूकंप वगैरह आते हैं, यानी एक प्लेट दूसरे के नीचे दबती चली जाती है। जैसे ये एक प्लेट है दोस्तों और दूसरी प्लेट यहाँ से है दोस्तों, और इस तरीके से ये प्लेट नीचे धीरे धीरे दबती चली जा रही है, जिसके वजह से जो है इसी के उपरांत ये जो है भू स्थल पर जो है भूकंप का खतरा आता है। तो जहाँ जहाँ प्लेटों का जो है स्तर एक दूसरे से टकराती है, वहाँ अधिकांश भूकंप आते है। जैसे इसका उदाहरण जापान देख सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रमुख प्लेटों के बारे में देखते हैं। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गया दोस्तों, यूरेशियाई प्लेट हो गया, अफ्रीकी प्लेट हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट हो गया, अंटार्कटिका प्लेट हो गया, उत्तरी अमेरिका प्लेट हो गया और दक्षिणी अमेरिका प्लेट हो गया। तो टोटल प्लेट कितने हैं दोस्तों, तो 7 प्लेटों के रूप में देख सकते हैं दोस्तों। और कुछ लघु प्लेटें भी है दोस्तों। प्रमुख लघु प्लेटों के रूप में देखते हैं तो अरबियन प्लेट अरबियन प्रायद्वीप का अधिकतम भाग है दोस्तों। नाजका प्लेट दक्षिणी अमेरिका व प्रशांत के मध्य है, जबकि कोकोस प्लेट जो है वो दक्षिणी अमेरिका व प्रशांत के मध्य है, जबकि कैरोलिन प्लेट फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है दोस्तों, जबकि फिजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। तो इस तरीके से जो है हमारी पूरी पृथ्वी का जो ऊपरी वाला भाग है दोस्तों, वो कई प्लेटों के रूप में जो है विभक्त है, जिसकी वजह से एक दूसरे प्लेट के टकराने से जो है भूकंप जैसी घटना सामने आती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्लेट संचलन के कारण एवं प्रभाव के बारे में देखते हैं। तो आर्थर होम्स ने वर्ष 1928 में यह बताया कि धरातल नीचे चलने वाली संवहन धाराएं तापीय संवहन की क्रियाविधि आरंभ करती है, जो प्लेटों के संचालन के लिए प्रेरक बल के रूप में काम करती है। जब संवहन धाराएं ऊपर उठती है एवं भूपृष्ठ पर पहुंचती है तो वह ठंडी हो जाती है और नीचे की ओर चलने लगती है दोस्तों। इस प्रकार यह संवहनी संचलन भूपर्पटी प्लेटों को गतिशील कर देता है और संचलन के कारण स्थल मंडल की प्लेटें जो नीचे की अधिक गतिशील स्टेनोस्फीयर पर तैर रही थी वो निरंतर गति करती रहती है।
प्रत्येक विवर्तनी प्लेट दृढ़ एवं एक इकाई के रूप में संचलित रहती है। तो ये पर है ना, इसके बारे में प्लेट संचलन के विधि के बारे में सबसे पहले किसने बताया दोस्तों? तो आर्थर होम्स ने बताया। कब बताया? तो 1928 ईस्वी में इन्होंने बताया दोस्तों। आगे देखते हैं, लगभग सभी विवर्तनी क्रियाएं प्लेट सीमाओं पर घटित होती है। प्लेट में गति के कारण ही ज्वालामुखी, भूकंप, समुद्री नीतल प्रसरण, द्वीप चापों का निर्माण होता है दोस्तों, और पर्वतों तथा ध्रुवीय परिभ्रमण जैसी घटनाएं होती है। यही इस बात का साक्ष्य है कि प्लेटें क्या है? गतिशील है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चट्टानों के बारे में। प्रमुख है दोस्तों, ये इससे बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले मुलायम एवं कठोर पदार्थों को ही चट्टान की संज्ञा दी जाती है, और इनकी रचना खनिज पदार्थों के मिलने से होती है। प्रत्येक चट्टान में एक से अधिक खनिजों का मिश्रण होता है। चट्टानों के निर्माण में 6 खनिजों की भूमिका अधिक है, और ये खनिज कौन कौन से हैं दोस्तों? तो फेल्सपार है, क्वार्ट्ज है, स्फटिक है, और जो है पायरोक्सिन है, एम्फीबोल्स है, माइका है, और ओलिविन है दोस्तों। इन सभी को मिला के जो है खनिज का निर्माण होता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, चट्टानों का वर्गीकरण देखते हैं दोस्तों। तो चट्टानों के प्रमुख 3 समूह है दोस्तों। पहला है आग्नेय, अवसादी और कायांतरिक या रूपांतरित चट्टानें। तो चट्टानों को कितने भाग में बांटा गया दोस्तों? तो टोटल 3 भागों में बांटा गया। पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान, तीसरा है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं दोस्तों। सबसे पहले आग्नेय चट्टान के बारे में देखते हैं। इसका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। आग्नेय चट्टान रवेदार होता है दोस्तों, यानी क्रिस्टलाइन होती है, और इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इनका ही निर्माण हुआ था। यानी ये हमारा प्यारा पृथ्वी है दोस्तों, और ये पृथ्वी के ऊपर जो हल्का हल्का परत है दोस्तों, ये क्रस्ट है, और ये क्रस्ट के नीचे वाला भाग जो पाया जाता है दोस्तों, यही में जो है आग्नेय चट्टान पाया जाता है दोस्तों। और सबसे पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सबसे पहले इसी चट्टान का उत्पत्ति हुई। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण देखते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की ओर अग्रसर होकर धरातल के ऊपर तथा धरातल के नीचे जमता है। इसके आधार पर 2 प्रकार के आग्नेय चट्टान होती है दोस्तों। आंतरिक अथवा अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। पहला है दोस्तों, जब मैग्मा सतह से नीचे ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ले तो आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, और इसके भी 2 उपवर्ग हैं दोस्तों। पहला है पातालीय चट्टान। इसका निर्माण पृथ्वी के अंदर काफी गहराई में होता है दोस्तों, और अत्यधिक धीमी गति से ठंडा होने के कारण इसके बड़े बड़े क्षेत्र, इसके जो है बड़े रवे जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं, और ये जो है ग्रेनाइट चट्टान इसी का उदाहरण है। और मध्यवर्ती चट्टान दूसरा है दोस्तों इसका उपवर्ग। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातलीय अवरोध के कारण मैग्मा दरारों, छिद्रों एवं नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेती है। डोलेराइट और मैग्नेटाइट इन चट्टानों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसके मुख्य रूप जो है वो बैथेलिथ है, लोकोलिथ है, फैकोलिथ है, लेपोलिथ है, बैथोलिथ है, सील है। ये सभी जो है किसके उदाहरण है दोस्तों? तो ये जो है आग्नेय चट्टान के उदाहरण है दोस्तों। तो मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है, ग्रेनाइट कैसा चट्टान है दोस्तों? तो आग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट दोस्तों। आग्नेय चट्टान के अंतर्गत ग्रेनाइट आता है दोस्तों। और जबकि बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ और बैथोलिथ, ये सभी जो चीज़ है दोस्तों, ये किसके अंतर्गत आता है? ये भी आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं दोस्तों, बैथोलिथ के बारे में थोड़ा विस्तृत देख लेते हैं। यह प्रायः गुंबद के आकार का होता है, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले एवं आधार तल अधिक गहराई में होता है। इनका ऊपरी भाग अत्यधिक असमान एवं उबड़ खाबड़ होता है। बैथोलिथ ग्रेनाइट चट्टान के रूप में विश्व के अधिकांश पर्वतों के कोर में मौजूद है दोस्तों। यानी उसके अंदरूनी भाग में जो है बैथोलिथ चट्टान ही देखा जा सकता है। लेकोलिथ के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी की धरातल के निकट परतदार चट्टानों के बीच गुंबदाकार संरचना में मैग्मा के जमने के कारण जो है इसका निर्माण होता है दोस्तों लेकोलिथ का। फैकोलिथ क्या है दोस्तों? जब मैग्मा का निक्षेप तरंगों के रूप में होता है तो इसे फैकोलिथ कहा जाता है। मोड़ों की अपनति एवं अभिनति में लावा के जमाव के फलस्वरूप इस संरचना का विकास होता है दोस्तों।
लेपोलिथ के बारे में देखते हैं। जब लावा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है तो एक तस्तरी नुमा संरचना का निर्माण होता है जिसे लेपोलिथ कहा जाता है दोस्तों। सील क्या है? जब लावा का जमाव चट्टानों की दो परतों के बीच होता है तो सील का निर्माण होता है। डाइक क्या है दोस्तों? तो सील के विपरीत डाइक में मैग्मा का जमाव परतों के लंबवत होता है दोस्तों। आगे देखते हैं बाह्य चट्टान क्या है दोस्तों। तो बाह्य आग्नेय चट्टान क्या है? तो जब तरल एवं तप्त मैग्मा धरातल के ऊपर आकर जमकर ठोस होकर चट्टान का रूप ले लेता है, यानी जब धरातल पर जो मैग्मा है दोस्तों वो धरातल के ऊपर, जैसे ये पृथ्वी है दोस्तों, ये पृथ्वी के ऊपर जैसे ये ज्वालामुखी उद्वार के ऊपर से जो यहाँ से निकला मैग्मा दोस्तों, और ये जो है आकर जमकर ठोस रूप ले लेता है और ये चट्टान का रूप धारण कर लेता है दोस्तों। तो इस प्रकार के निर्मित चट्टान को ही बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। लावा के सतह पर प्रकट होने के रूप के अनुसार इस चट्टान को भी दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है दोस्तों विस्फोटक उद्गार से निर्मित जैसे बम, लेविती, टफ और ब्रेसिया, और दूसरा है दोस्तों शांत उद्गार से निर्मित जैसे लावा मैदान हो गया और लावा पठार हो गया दोस्तों। ये भी बाह्य आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। आगे देखते हैं दोस्तों रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण देख लेते हैं दोस्तों। सिलिका की मात्रा के आधार पर आग्नेय चट्टानों को चार भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। पहला है अम्लीय चट्टानें, तो इनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है और इनका रंग जो होता है वो हल्का होता है दोस्तों। और इसका उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। ग्रेनाइट कैसी जो है चट्टान है दोस्तों? तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है दोस्तों। और ये किस प्रकार की चट्टान है दोस्तों? तो अम्लीय चट्टान है। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? अम्लीय प्रकार की चट्टान है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों क्षारीय चट्टान। तो क्षारीय चट्टान के बारे में देखते हैं दोस्तों। इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है और अम्लीय चट्टान में सिलिका की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। इनमें फायरोमैग्नीशियम की प्रधानता होती है। लोहे की अधिकता के कारण इन चट्टानों का रंग गहरा होता है और इनका घनत्व भी अधिक होता है। जैसे गैब्रो और बेसाल्ट चट्टान जो है वो भी जो है इसके अंतर्गत क्षारीय चट्टान के अंतर्गत आती है। यानी जो ग्रेनाइट है दोस्तों वो अम्लीय चट्टान है दोस्तों, जबकि बेसाल्ट जो है वो क्षारीय चट्टान के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं दोस्तों मध्यवर्ती चट्टान के बारे में देखते हैं। इसमें सिलिका की मात्रा एसिड तथा बेसिक चट्टानों की मध्यवर्ती होती है। इनके प्रमुख उदाहरण जो है दोस्तों वो डायोराइट तथा एंडेसाइड होता है। अल्ट्रा बेसिक चट्टानों के बारे में देखते हैं दोस्तों। जब आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा 45% से कम होती है तो उसे अल्ट्रा बेसिक चट्टान कहते हैं। पेरिडोटाइट इसका प्रमुख उदाहरण है दोस्तों। तो अल्ट्रा बेसिक चट्टान का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो पेरिडोटाइट जो है इसका प्रमुख उदाहरण है। आग्नेय चट्टान का आर्थिक महत्व देखते हैं दोस्तों। तो विश्व के अधिकांश खनिज इन्हीं चट्टानों में मिलते हैं। इनमें चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइड, मैग्नीज, तीन क्वार्ट्ज, कैल्साइट, अभ्रक, मैग्नीशियम युक्त सिलिकेट के तथा कुछ दुर्लभ खनिज जैसे सोना, हीरा, प्लेटिनियम आदि भी जो है आग्नेय चट्टान में मिलते हैं। तो आग्नेय चट्टान में जो है ये प्रमुख रूप से जो है मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आग्नेय चट्टान के बाद अवसादी चट्टान। पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टान को अवसादी चट्टान कहते हैं। यानी पृथ्वी तल पर जो आग्नेय व रूपांतरित चट्टान का जो अपर्दन होता है दोस्तों, उसके निक्षेपण के फलस्वरूप जो चट्टान का निर्माण होता है उन्हें अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और इन पुनर्निर्मित चट्टानों में परतों का विकास होता है दोस्तों और इन्हें प्रस्तरित या परतदार चट्टान भी कहा जाता है। इन चट्टानों में जीव जंतु तथा वनस्पति के जीवाश्म मिलते हैं। अवसादी चट्टानें भूपर्पटी के पूरे आयतन का मात्र 5% ही है, फिर भी धरातल के 75% भाग को घेरे हुआ है। इनके निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के आधार पर अवसादी चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें याद क्या रखना है दोस्तों कि अवसादी जो चट्टान है दोस्तों वो क्या है दोस्तों? तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का जो अपर्दन बसता है दोस्तों उसी के निक्षेपण के फलस्वरूप जो है अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि जीव जंतुओं तथा वनस्पति का जो जीवाश्म है दोस्तों वो किस चट्टान में मिलता है दोस्तों? तो अवसादी चट्टान में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि जीव जंतुओं
का जो है वनस्पतियों का जो जीवाश्म मिलता है वो किस चट्टान में मिलता है, तो अवसादी चट्टान में मिलता है। जबकि अवसादी चट्टान जो है भूपर्पटी पर पूरे आयतन का मात्र 5% ही जो है पाया जाता है, लेकिन ये धरातल के 75% भाग को घेरे हुआ है, यानी पूरी तरीके से फैला हुआ है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान को देखते हैं। पवन द्वारा निर्मित जैसे लोएस हो गया दोस्तों, हिमानी द्वारा निर्मित बोल्डर क्ले हो गया, और जल द्वारा निर्मित जैसे बलुआ पत्थर ग्लास्म हो गया दोस्तों, और चीका मिट्टी हो गया, सैल आदि। जबकि सिल्ट एवं क्ले के संगठित होने से सैल का निर्माण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सैल का निर्माण कैसे होता है, तो सिल्ट और क्ले के संगठित होने से सैल का निर्माण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, जैविक तत्वों द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानें। जीव जंतुओं द्वारा निर्मित जैसे चूना पत्थर हो गया दोस्तों, खड़िया हो गया। पेड़ पौधों द्वारा निर्मित जैसे पीट, कोयला और लिग्नाइट हो गया दोस्तों। ये जैविक तत्वों द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान के उदाहरण है दोस्तों। रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान के बारे में देखते हैं दोस्तों, जैसे डोलोमाइट, सेंधा नमक, जिप्सम, चूना पत्थर आदि जो है वो रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान है दोस्तों। अवसादी चट्टानों का आर्थिक महत्व के बारे में देखते हैं, तो आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा अवसादी चट्टान आर्थिक रूप से कम महत्वपूर्ण है दोस्तों, लेकिन लोह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, टीन, खनिज तेल, इमारती पत्थर, कोयला तथा सीमेंट बनाने वाले पदार्थों के स्रोत अवसादी चट्टान से ही मिलते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, रूपांतरित चट्टान। आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है दोस्तों। पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले ताप एवं दबाव या दोनों घटकों के संयुक्त प्रभाव के कारण आग्नेय या अवसादी चट्टानों के रंग, रूप, संरचना एवं स्वभाव में परिवर्तन आ जाते हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा निर्मित चट्टान कायांतरित चट्टान कहलाते हैं। यानी कायांतरित या रूपांतरित चट्टान क्या है दोस्तों, कि आग्नेय और अवसादी चट्टान के रूप में जो परिवर्तन के फलस्वरूप चट्टान का निर्माण होता है दोस्तों, उसे ही रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। कभी कभी रूपांतरित सैल का भी रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया को पुनः रूपांतरण भी कहते हैं। रूपांतर के कारकों में ऊष्मा, दबाव या संपीड़न, घोल आदि सम्मिलित होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इस तरीके से फिगर को समझ सकते हैं। ये पूरे सैल चक्र को बताया गया है दोस्तों, और चट्टानों के परिवर्तित रूप को दिखाया गया है दोस्तों। चट्टानों के परावर्तित रूप को देखते हैं दोस्तों, तो आग्नेय चट्टान में कौन कौन सा है, तो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट और गैब्रो, ये तीनों जो है आग्नेय चट्टान में आता है। लेकिन ये रूपांतरण जो है नीस और एम्फीबोलाइट और सर्पेंटाइन में हो जाता है दोस्तों। और अवसादी परतदार चट्टान में देखते हैं तो बालू पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, और सैल हो गया, और कोयला हो गया। ये सभी अवसादी परतदार चट्टान में आते हैं दोस्तों। और ये रूपांतरित जो होता है, बालू पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है, तो क्वार्टजाइट में, चूना पत्थर संगमरमर में, और सैल जो है स्लेट में, और कोयला ग्रेफाइट और हीरे में जो है परिवर्तित हो जाता है। रूपांतरित चट्टान में स्लेट और शिस्ट है दोस्तों। स्लेट शिस्ट में चेंज हो जाता है दोस्तों, और शिस्ट जो है फाइलाइट में चेंज हो जाता है। तो ये जो है याद रखना है दोस्तों, चट्टानों के परिवर्तित रूप। इसमें मुख्य रूप से ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेवो को याद रखना है दोस्तों। इधर बालू पत्थर और चूना पत्थर को याद रखना है दोस्तों। और ये स्लेट और शिस्ट, ये सबको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, खनिज के बारे में। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न तत्वों से मिलने से हुआ है दोस्तों। संपूर्ण भूपर्पटी के लगभग 98% भाग 8 तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम के मिलने से बना है दोस्तों, तथा शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकेल और अन्य पदार्थों के मिलने से बना है दोस्तों। खनिज यानी मिनरल्स एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व है जिसमें क्रमबद्धता, परमाणविक संरचना के साथ साथ निश्चित भौतिक एवं रासायनिक संगठन होते हैं। और खनिजों का निर्माण विभिन्न तत्वों के मिलने से होता है दोस्तों। तो खनिज का निर्माण विभिन्न तत्व जब मिलते हैं दोस्तों, उसके बाद इसका निर्माण होता है।
खनिज का मुख्य स्रोत पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला लावा को माना जाता है। ठंडे होने के क्रम में पहले मैग्मा क्रिस्टलीय बनती है और तत्पश्चात ठोस बनता चला जाता है। इस प्रकार खनिजों की क्रमबद्धता श्रृंखला का निर्माण होता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कार्बनिक खनिज के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, और ये ठोस, द्रव और गैस रूपों में पाए जाते हैं। खनिजों की पहचान उनकी कठोरता, रंग, प्रकाश को परावर्तित करने की तरीके, विखंडित होने की विधि तथा घनत्व के आधार पर की जाती है। यानी खनिजों की पहचान करने के लिए जो है खनिज की कठोरता हो गई, उसका रंग रूप हो गया दोस्तों, और प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता हो गई, और विखंडित होने की जो विधि है दोस्तों, और घनत्व के आधार पर खनिजों की पहचान किया जाता है। प्रमुख खनिजों के गुण एवं विशेषताओं के बारे में देखते हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों फेल्सपार। भूपर्पट्टी का लगभग आधा भाग फेल्सपार से बना है। यह हल्के गुलाबी एवं क्रीम रंग का होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में इसका प्रयोग होता है। इसमें सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम इत्यादि मौजूद होते हैं दोस्तों। तो फेल्सपार क्या है दोस्तों, तो ये भूपर्पट्टी का लगभग आधा भाग में पाया जाता है दोस्तों फेल्सपार। और इससे जो है किस रूप में होता है दोस्तों, तो ये हल्का गुलाबी या क्रीम रंग का होता है, और इसके द्वारा जो चीनी मिट्टी का बर्तन हो गया दोस्तों, कांच बनाने में भी जो है इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पायरोक्सिन। भूपर्पट्टी का लगभग 10% हिस्सा पायरोक्सिन बना है दोस्तों। यह काले एवं हरे रंग का होता है। इसमें कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन एवं सिलिका पाए जाते हैं। क्वार्ट्ज के बारे में देखते हैं दोस्तों। रेत एवं ग्रेनाइट चट्टानों में पाया जाता है क्वार्ट्ज दोस्तों, और इसमें सिलिका की प्रधानता होती है। इसका रंग श्वेत अथवा रंगहीन होता है। रेडियो एवं रडार में इसका उपयोग होता है दोस्तों, किसका, तो क्वार्ट्ज का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एम्फीबोलाइट। इसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोहा एवं मैग्नीशियम पाया जाता है। एम्फीबोलाइट खनिज में भूपर्पट्टी का लगभग 7% भाग निर्मित होता है, और इस खनिज का उपयोग एस्बेस्टस के उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों माइका या अभ्रक। भूपर्पट्टी के लगभग 4% भाग में यह पाया जाता है। माइका खनिज सामान्यतः आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं दोस्तों, और इसमें जो है मुख्य रूप से पोटासियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोह एवं सिलिका जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। इसका उपयोग विद्युत उपकरणों के निर्माण में किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों ओलिवीन। यह खनिज मुख्यतः बेसाल्टिक चट्टानों में पाए जाते हैं। ओलिवीन हरे रंग का क्रिस्टलीय खनिज है दोस्तों, जिसमें मैग्नीशियम, लोह एवं सिलिका की प्रधानता होती है, और इसका प्रयोग जो है आभूषण बनाने में होता है दोस्तों। आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मृदा के बारे में। मृदा अपक्षयित एवं अपर्दित यानी वेथरिंग एंड इरेशन सैल पदार्थों तथा जैविक अवशेषों के संश्लिष्ट मिश्रण का उत्पाद है। मृदा निर्माण वातावरणीय एवं जीवीय प्रक्रमों का प्रतिफल होता है दोस्तों। ये जलवायु, वनस्पति, जंतु, सूक्ष्म जीव, आधार सैल पर निर्भर होती है। मृदा तथा पादप इस प्रक्रम में अविभाज्य अंग होते हैं, क्योंकि इन दोनों में पदार्थ व ऊर्जा का सतत आदान प्रदान चलता रहता है। अतः मृदाएं जलवायु, जीव, उच्चावचों, आधार शैलों तथा समय का प्रतिफल होती है। यानी मृदा निर्माण जो है दोस्तों, वो बहुत ही जो है बहुत टाइम लगने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। ये एक दिन में नहीं होती दोस्तों, करोड़ों करोड़ों वर्षों के पश्चात मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण के कारक के रूप में देखते हैं दोस्तों, तो पहला है जलवायु। विभिन्न प्रकार के मृदा निर्माण में जलवायु एक अत्यधिक प्रभावी कारक है। विशेषकर तापमान और वर्षा के प्रभावों के कारण, वनस्पति पर अपने प्रभाव के कारण जलवायु मृदा निर्माण में परोक्ष भूमिका निभाती है। दूसरा है दोस्तों जैविक कारक। इसके अंतर्गत वनस्पति, जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है। मृदा के लिए प्रभावकारी पौधों का जीवन प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, जिनमें विशेष रूप से मृदा से सटे हुए छोटे घास, छोटे पौधे एवं जीव सम्मिलित हैं। वनस्पति अवधारणा मृदा के अपरदन को भी रोकती है। साथ ही मृदा के अजैविक तत्वों के रूप में वनस्पति के सभी भाग के मरने के उपरांत योगदान देती है। जैसे प्रेरी घास के आवरण किसी रेगिस्तानी प्रदेश की अपेक्षा जैविक तत्वों का पूर्ति करता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मूल चट्टान।
मृदा की संरचना और संगठन को निर्धारित करने वाले कारकों में मूल चट्टानों की प्रकृति सर्वप्रमुख है। जैसे जिन चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, उनके अपक्षरण से बलुई मिट्टी तथा सैल एवं स्लेट चट्टानों के अपक्षरण से चिकनी मिट्टी बनती है। ग्रेनाइट और नाइस के अपक्षरण से बालू मिश्रित क्ले मिट्टी का निर्माण होता है। ज्वालामुखी यानी बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि बालू मिश्रित क्ले मिट्टी का निर्माण किससे होता है दोस्तों, तो ग्रेनाइट और नाइस के अपक्षरण से जो है क्ले मिट्टी का निर्माण होता है, जबकि बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षरण से जो है काली मृदा का निर्माण होता है। इसे याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों स्थलाकृति एवं उच्चावच। चट्टानों के विघटन तथा वियोजन से उत्पन्न असंगठित मलबे को मिट्टी का रूप धारण करने के लिए यह आवश्यक है कि वह एक स्थान पर जमा रह सके। जहां ढाल तीव्र होती है, वहां मलबे जमा नहीं हो पाते हैं दोस्तों। इसलिए मृदा की मोटाई काफ़ी कम होती है, जबकि समतल भूमि में मलबे के जमा होने के कारण उसकी मोटाई अधिक होती है। समय के बारे में देखते हैं दोस्तों, तो प्राकृतिक रूप से स्वरूपों की तरह मृदाएं भी समय के साथ विकसित होती है तथा इसका संगठन, संरचना तथा आंतरिक विशेषताएं निरंतर परिवर्तित होती रहती है। समय मृदा निर्माण एक तटस्थ कारक की भूमिका निभाता है दोस्तों, और मृदा निर्माण की सभी क्रियाएं समय के अनुसार होती है। यानी मृदा जो निर्माण होता है दोस्तों, इसमें जो है विशाल समय का प्रोक्ष होता है दोस्तों, यही नहीं बहुत समय लगती है। मृदा निर्माण के क्रम के बारे में देखते हैं दोस्तों। मृदा निर्माण मृदा द्रव्य यानी पिंड का उद्भव है, जो भूपर्पटी में होने वाले अनेक मृदा जनित प्रक्रमों द्वारा संपन्न होता है। विच्छेदन के बारे में देखते हैं दोस्तों, तो ऋतु क्षरण के उपरांत निर्मित अपक्षयित पदार्थ को पुनः विच्छेदन होता है तथा SiO2, Fe2O3 और Al2O3 आंशिक रूप से विकसित होकर मृदा कोलाइडी अंश बनाते हैं और इस प्रकार संकीर्ण खनिज तरल यौगिक में विच्छेदित हो जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों संश्लेषण के बारे में। तो उपरोक्त विच्छेदन के उपरांत बने तरल पदार्थ संयुक्त होकर मृतिका यानी Fe और एल्युमिनियम के हाइड्रस ऑक्साइड और कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम और सोडियम आदि के कार्बोनेट्स आदि के ऑक्साइडों का निर्माण करती है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों हुमीकरण यानी हुमिफिकेशन। मृदा सतह पर एकत्रित अविघटित कार्बनिक अवशेष, पादप व जंतु अवशेष अपघटित होकर ह्यूमस का निर्माण करते हैं एवं उष्ण एवं नम प्रदेशों में कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन व क्षय तीव्र गति से होता है, अतः ह्यूमस का निर्माण अल्प मात्रा में होता है दोस्तों। अपक्षालन या अपवहन के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो अपक्षालन वह प्रक्रिया है जिसमें मृदा के ऊपरी संस्तरों के अवयव प्रवाहित जल के साथ निचले संस्तरों में पहुंच जाता है। नम क्षेत्रों वाले मृदाओं में SiO2 की पर्याप्त मात्रा निचले संस्तर में बह जाती है। इसके फलस्वरूप लैटेराइट मृदाओं का निर्माण होता है। इसलिए ऊपरी संस्तर अपक्षालन संस्तर कहलाते हैं दोस्तों। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भस्मिक लवणों के निक्षालन में अम्लीय मृदाओं का विकास होता है दोस्तों। आगे देखते हैं विनिक्षेपण या संपोहन क्या है दोस्तों। तो ऊपरी संस्तरों से जल द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों के निचली संस्तरों में जमा होने की प्रक्रिया को ही संपोहन या विनिक्षेपण कहा जाता है। आगे है समांगीकरण क्या है दोस्तों। तो उपयुक्त प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप मृदाओं में पृथक पृथक संस्तरों के अवयव भू रासायनिक क्रियाओं व पादप तथा जंतुओं द्वारा पुनः आंशिक रूप से मिश्रित होते हैं और कभी संस्तरों में स्पष्ट विभेदीकरण अत्यधिक कठिन हो जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों मृदा परिच्छेदिका। भूतल तथा नीचे स्थित आधार शैल के ऊपरी भाग के मध्य स्थित समस्त मृदा मंडल के लंबवत स्तरों को सामूहिक रूप से मृदा परिच्छेदिका यानी सोल प्रोफाइल कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका में संस्तरों के प्रकृति और उनके विकास की तीव्रता, मूल पदार्थ का संगठन है दोस्तों, भूमि निर्माण प्रक्रम, समय, वनस्पति आवरण आदि पर निर्भर करती है। मृदा परिच्छेदिका के स्तरों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है दोस्तों। पहला है जैविक संस्तर और दूसरा है खनिज। जैविक संस्तर मृदा
छेदिका के ऊपरी भाग को जैविक संस्तर कहा जाता है। इसमें जीवित तथा मृत जैविक पदार्थ बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों, और इन संस्तरों को अंग्रेजी अक्षर ओ संस्तर से इंगित किया जाता है। इसे दो उप संस्तरों यानी O1 और O2 में विभाजित किया जाता है। O1 जो है वो जैविक संस्तर यानी ऑर्गेनिक हॉरिजन का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसका निर्माण मूल रूप से पाए जाने वाले वनस्पति तत्वों से होता है। ये मूल वनस्पति तथा तत्व शुद्ध या नवीन पत्तियों के वियोजक ढेर होते हैं, जबकि O2 संस्तर का विकास जो है वो O1 के उपरांत होता है दोस्तों, जिसका निर्माण पौधों तथा जंतुओं के परिवर्तित अवशेषों से होता है दोस्तों। तो इस रूप में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ मृदा को जो है विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों। खनिज संस्तर वाले देखते हैं दोस्तों, तो मृदा में खनिज संस्तर निम्न होता है। A1 संस्तर यह खनिज संस्तर का सबसे ऊपरी संस्तर होता है, जिसकी अवस्थिति जैविक संस्तर अर्थात O संस्तर के नीचे होती है। इसमें जैविक पदार्थों तथा खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है दोस्तों, और इसमें जीवीय कार्य अधिक होते हैं। इसका रंग काला या गहरा होता है। A2 संस्तर के बारे में देखते हैं दोस्तों, तो यह हल्के रंग का संस्तर होता है। इसमें सिलिकेट, मृत्तिका, लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम आदि खनिजों को नीचे की ओर निक्षेपण होता है, और इस संस्तरण का अपवहन मंडल भी कहते हैं दोस्तों। A3 संस्तर में क्या है, यह संस्तर A2 और B1 संस्तरों के मध्य अवान्तर मंडल होता है। परंतु इसकी विशेषताएं बी संस्तर की अपेक्षा ए संस्तर से अधिक मेल रखती है, और ये संस्तर सभी मिट्टियों में हमेशा नहीं पाया जाता है। B1 संस्तर के बारे में देखते हैं दोस्तों, यह संस्तर A व B संस्तरों के मध्य अवान्तर मंडल होता है, परंतु इस संस्तर की विशेषता A संस्तर की तुलना में B संस्तर से अधिक समानता रखती है। A3 संस्तर के समान मिट्टियों की परिच्छेदिकाएं में यह संस्तर भी हमेशा विकसित नहीं होती है। B2 संस्तर इस संस्तर में खनिजों यानी सिलिकेट, मृत्तिका, खनिज या सेस्क्वी ऑक्साइड्स तथा जैविक पदार्थों का सर्वाधिक विनिक्षेपण यानी इल्यूवेशन होता है। इसी कारण इस संस्तर में विनिक्षेपण मंडल कहा जाता है। B3 क्या होता है दोस्तों, कि B3 संस्तर यह संस्तर B तथा C संस्तरों के मध्य आवंतरित मंडल है दोस्तों, परंतु इसकी विशेषता C संस्तर की अपेक्षा B संस्तर से अधिक समानता रखती है। यह संस्तर मृदा परिच्छेदिका में उपस्थित हो सकती है दोस्तों, और नहीं भी हो सकती है। C संस्तर जो है आधार शैल की अवक्षयित पदार्थों को रिगोलिथ कहा जाता है। ये पदार्थ ढीले तथा असंगठित होते हैं। इस संस्तर को अधोस्तर स्तर कहा जाता है दोस्तों। इस संस्तर में A2, A3, B2 संस्तरों के गुणों का अभाव होता है। इस संस्तरों की विशेषता आधार शैल की विशेषता पर आधारित होती है। इस संस्तर को गिले परत भी कहते हैं। D एवं R संस्तर मिट्टियों के नीचे स्थित संगठित दृढ़ एवं आधार शैल के मंडल को D या R संस्तर कहा जाता है। इस संस्तर में कठोर आधारी चट्टानें जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट और क्वार्टजाइट आदि पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मृदा परिच्छेदिका का विकास किस रूप में होता है। मृदा परिच्छेदिका विकास निम्न मौलिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। पहला है दोस्तों लैटेराइजेशन। इसमें पोडजोलाइजेशन से विपरीत सिलिका तथा क्षारीय पदार्थों के परिचयन होता है। ये मृदाएं अम्लीय होती है और इसका सिलिका सेस्क्वी ऑक्साइड अनुपात 2 से कम होता है। ये मृदाएं उष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में पाई जाती है, और इन मृदाओं को लैटेराइट मृदा भी कहते हैं दोस्तों। कैल्सिफिकेशन वाला देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार में मृदा उच्छेदन में कैल्शियम लवणों का संचयन होता है। यह संचयन परिक्षवन में रुकावट, कम वर्षा तथा क्षारीय पदार्थों की अधिकता के कारण होता है, और ऐसी मृदाएं CaCO3, CaSO4 आदि कैल्शियम लवणों के कारण कैल्शियम में धनी होती है दोस्तों, और ये मृदाएं शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है, और इन मृदाओं को पेडोकल मृदाएं भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सैलिनाइजेशन। यह प्रकार शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में अधिक होता है। इसमें अधिक तापमान, कम वर्षा के अंदर अधिक लवण युक्त जल का पाया जाना और जल तल यानी वाटर लेवल का ऊंचा होना अधिक सहायक सिद्ध होता है। ऐसी मृदाएं लवणों की अधिकता के कारण खेतों के लिए बेकार हो जाती है, और ये लवणीय मृदा कहलाती है।
नेक्स्ट है दोस्तों एल्केलाइजेशन। यह प्रक्रम भी सेलेनाइजेशन के समान दशाओं में होता है। अंतर इतना होता है कि इसमें सोडियम लवणें जैसे NaSCO3, Na2CO3 का संचलन होता है और अधिक पानी की उपस्थिति के कारण जब कैल्शियम लवण परिचयायित हो जाता है तब लवणीय मृदाएं भी क्षारीय हो जाती है और यह खेती के लिए जो है उपयोगी नहीं रहती। इन मृदाओं को क्षारीय मृदा कहते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों पोडोजोलाइजेशन। यह प्रक्रम शीत एवं शीतोष्ण जलवायु वाले उन प्रदेशों में होता है जहां अधिक वर्षा होती है और अत्यधिक वर्षा के कारण हुमस तथा सेस्क्वी ऑक्साइड Fe2O3 प्लस Al2O3 आदि ऊपरी संस्तरों से अपक्षालन द्वारा निचले संस्तरों में चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ए संस्तरों में क्ले, सेस्क्वी ऑक्साइड तथा हुमस की कमी हो जाती है तथा सिलिका सतह पर बना रहता है। साथ ही बी संस्तर में इन्हीं पदार्थों की अधिक हो जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा निर्मित मृदाओं को पोडजोल मृदा की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों ग्लेजेशन। जलमग्न एवं अपचयित अवस्थाओं में यह प्रक्रिया होती है दोस्तों। मृदा के भूरे रंग के संस्तरण में कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा जो है ओवलीय लवणों का जमा होता है और यह स्तर गली कहलाता है। उपचयित लोहा में इन मृदाओं की विशेषताएं होती है। पीट निर्माण क्या है दोस्तों? तो नम व शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में जलमग्न अवस्थाओं के कारण कार्बनिक पदार्थों के संचय के फलस्वरूप पीट मृदाएं बनती है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।